तो कल हमने आपका मियोसिस प्रोसेस हमने आपका स्टार्ट कर दिया था और हमने कहा था कि जो मियोसिस होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है, जर्म सेल में होती है, जर्म सेल की फॉर्मेशन के लिए। जब फीमेल के अंदर एग बनाना होता है और मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है, उस टाइम पे वहां पे क्या होती है, मियोसिस सेल डिवीजन होती है। और जब भी मियोसिस होती है तो हमारे पास एक सेल से वहां पे टोटल कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। और मियोसिस को हम क्या कहते हैं, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी सेल यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है सेल डिवीजन के लिए, हमारे पास जो वन सेल है, वन सेल से बाद में मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 सेल मिलते हैं। और ये जो 4 सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है और यहाँ पर हमारे पास जो डॉटर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शन होती है और मियोसिस 2 होती है इक्वेशनल। कल हमने इन सब के बारे में बात की थी, आई होप आपको याद होगा सारी चीजें। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि मियोसिस 1 के भी फेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। एंड मियोसिस 2 के भी फेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो आज हम ये आपका प्रोसेस दोबारा से ही यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दोबारा पिक्चर्स दिखा देती हूँ। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को लेके आपके माइंड में कोई भी डाउट रहे। तो आप यहाँ पे अगर ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी मल्टीपल टाइप के सेल से बनी होती है। एंड ये कैसे होते हैं, इनके एडल्ट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मीनिंग क्या होता है कि इनके पास सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। एक क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप सबको इसके बारे में पता होगा कि जो 1 क्रोमोसोम है उसका क्या है, 2 सेट है। 2 का भी 2 होगा, सेकंड का भी 3 होगा। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो ओवरी होती है, ठीक है, और मेल के जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं और ओवरी के अंदर ही क्या बनता है, ओवरी के अंदर ही एग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे पास जो फीमेल है और जो मेल है, इनकी बॉडी में हर जगह ही कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। मतलब डिप्लॉयड कितना होता है, 46 होता है। लेकिन हमें जो एग जो मिलता है और जो स्पर्म जो मिलता है, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। मतलब 23 स्पर्म के पास होते हैं, एग के पास भी 23 ही होते हैं। अब ये 23 कैसे होगा, तो ओवरी में एग बनाने के लिए मियोसिस होती है, ठीक है, और मेल के अंदर भी स्पर्म बनाने के लिए अंदर मियोसिस होती है। तो इसी प्रोसेस को हमें समझना है कि ये मियोसिस कैसे होती है। और जैसे ही ओवरी के अंदर और टेस्टिस के अंदर यहाँ पे मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, हैप्लॉइड एग मिलता है और हैप्लॉइड स्पर्म मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स। एग जो है वो हमारे पास फीमेल गैमेट होता है और जो स्पर्म जो है वो हमारे पास मेल गैमेट होता है, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 23। मतलब हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं। इसके बाद आपको पता है कि जो स्पर्म है और जो हमारे पास एग है, ये दोनों फ्यूज करते हैं। फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, डिप्लॉयड जाइगोट मिलता है। जो ये डिप्लॉयड जाइगोट है, अब देखिए 2n कंबाइन कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ये 2n कंबाइन करता है, मतलब 2n, एक सिंगल एन कंबाइन करता है, तो क्या मिलता है, डिप्लॉयड जाइगोट मिलता है। और जाइगोट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जो बाद में क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये कि हम खुद क्या होते हैं, खुद हम 46 होते हैं। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड कैसे गेन होता है बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब एक बार आप ये वाला फिगर दोबारा देखिए यहाँ पे, अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे। जैसे हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। एक सेट ये वाला है, एक सेट ये वाला दिखाया गया है, और एक सेट हमारे पास ये वाला है, ये वाला।
अब प्लीज इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हमने कहा था क्रोमोसोम्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो हमारे पास देखिए सबसे पहला क्रोमोसोम मान लेते हैं ये वाला है, और एक ऐसा क्रोमोसोम है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। हमें कैसे पता चला कि ये रेप्लिकेटेड है? क्योंकि आप देख सकते हो पर क्रोमोसोम्स कितनी क्रोमेटेड है, 2 है। एक क्रोमेटेड ये वाली है, एक ये वाली है, एक यहाँ पे ये है और एक ये है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्रोमोसोम मैटरनल है और दूसरा पैटर्नल है। यहाँ पे एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, वन मैटरनल वन पैटर्नल। अब यहाँ पर देखिए आपस में सारी बातें से हम कर चुके हैं पहले भी, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटेड है। लेकिन ये देखिए हमारे पास ये जो ब्लू और रेड वाला मतलब मैटरनल और पैटर्नल के क्रोमेटेड आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर होंगे। लेकिन ये क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हमारे पास ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस का पेयर है। जैसे आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें मेंशन की गई है हमारे पास की 2n कितना 6 है, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। और यहाँ पे 2n क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेयर में प्रेजेंट है हमारे पास, एक सेट ये वाला हो गया, दूसरा ये छोटे वाला हो गया और एक हमारे पास ये वाला हो गया। तो मैटरनल सेट भी 3 है, देखिए n3 है। अब यहाँ पे देखिए जो रेड कलर है वो हमें मैटरनल क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है कि एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। और ब्लू वाला हमें बता रहा है पैटर्नल के बारे में, मतलब फादर वाले के बारे में। जो भी टोटल, ये भी कितने हैं टोटल, ये भी हमारे पास 3 है, 1 2 3। अब यहाँ पर जो हम अभी बात करेंगे, हमने ऐसे कल भी किया था बट आज थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब एक बार प्लीज इस डायग्राम को देखिए, दोबारा देखिए यहाँ पे। अब प्लीज इसको रिलेट करने की कोशिश करना कि हमारा ये जो मियोसिस वाला फेज होगा ये भी पहले G1 में जाएगा, फिर आपका S फेज में जाएगा, उसके बाद ये G2 फेज में जाएगा और उसके बाद हमारा मियोसिस क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली स्टेज ये वाली, हमारे पास पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेरेंट सेल के अंदर, एक मैटरनल है, मान लेते हैं ये रेड वाला मैटरनल है और ब्लू वाला क्या है, पैटर्नल है। लेकिन हमारे पास ये कौन सी वाली स्टेज में है, ये हमारे पास G1 वाली स्टेज में है। और कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब जैसे ही एस फेज हुआ तो हमारे क्रोमोसोम्स क्या करके डुप्लीकेट कर गए। अब आप देख सकते हो ये पैटर्नल वाला भी डुप्लीकेट कर गया है और ये जो मैटरनल वाला है इसने भी अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर लिया है। लेकिन देखो अगर ये होमोलोगस थे तो ये भी तो होमोलोगस ही है ना आपस में। अब यहाँ पे देखिए पैटर्नल वाले ने भी 2 कॉपीज बना ली, मदर वाले ने भी बना दी। अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम का अमाउंट अभी भी 2 है, यहाँ पे देखिए एक सेंट्रोमेयर है, यहाँ पर भी अभी तक यहाँ पर भी एक ही सेंट्रोमेयर है। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 2 था, यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 2 है। क्योंकि क्रोमोसोम हम किसके बेसिस पे काउंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, जितनी क्रोमेटेड होंगी उतना हमारे पास डीएनए होगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्रोमेटेड ये वाली थी और एक हमारे पास ये वाली है, तो यहाँ पर 2 डीएनए है। बट यहाँ पे काउंट कीजिए 1 क्रोमेटेड, 2 क्रोमेटेड, 3 क्रोमेटेड, 4 क्रोमेटेड। तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट क्या हो चुका है, डीएनए हमारा हो गया है आपका डबल, मतलब 4 डीएनए है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला फेज है, कौन सा फेज है, एस फेज है। तो आप देख सकते हो ये ब्लू और ब्लू वाली आम आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटेड है। अभी रेड और रेड वाली आम भी क्या है, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटेड है। लेकिन हमारे पास ये ब्लू वाली और रेड वाली आपस में ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। और ये क्रोमोसोम्स आपस में कैसे हैं, आपस में है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये पेयर है डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। आपको कैसे पता चलता है कि डुप्लीकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर एक सेंट्रोमेर के साथ हमारे पास 2 क्रोमेटेड उसको जोड़ रही है तो ये भी डिप्लॉयड सेल है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब देखिए ये सेल हमारा G2 में जाएगा, G2 में तो सेम ही रहेगा, बस ओनली इसकी ग्रोथ होगी। अब ये हमारे पास जाएगा मियोसिस में। तो कल भी हमने बात की थी कि जो हमारा मियोसिस होता है वो आपका 2 फेज में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शनल कहते हैं और मियोसिस 2 को इक्वेशनल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मियोसिस 1 में कितना है क्रोमोसोम का नंबर, सॉरी मियोसिस 1 से पहले कितना है, पेरेंट सेल के पास 2 है। अब देखिए ये वाला जो हमारा सेल है वो क्या करता है, मियोसिस 1 में एंटर हो रहा है।
जब हमारा ये सेल मियोसिस 1 में एंटर होता है तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनते हैं। आप देख सकते हो एक सेल ये बन चुका है और एक सेल ये बन चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, मतलब एक मैटरनल था, ये रेड वाला मैटरनल था और ये ब्लू वाला क्या है, पैटर्नल है। इनका हो जाता है सेपरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि मियोसिस 1 में होता क्या है, तो हमें क्या बताना है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। कल भी ऐसे हमने बात की थी, बट सेपरेशन कहां पर होता है, इन द एनाफेज 1 में जाकर करेंगे बातें। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन द मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके देखिए आप 2 सेल बने, ये पैटर्नल वाला एक सेल में चला गया और मैटरनल वाला एक इसमें चला गया। लेकिन अभी तक भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। आप देखिए सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी वैसे के वैसे ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और यहाँ पे 2 सेल हमें मिल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट सेल था, कितने क्रोमोसोम यहाँ पे पर सेल, 2 क्रोमोसोम है, बट यहाँ पर देखिए 1 क्रोमोसोम आ गया है और यहाँ पर भी 1 आ गया है, एकदम हाफ हो गया है। इसीलिए मियोसिस 1 को हम कहते हैं इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये क्रोमोसोम का नंबर क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, हैप्लॉइड सेल हमें मिल गए, ये डिप्लॉइड था, यहाँ पे 2 सेट है ना पर सेल, एक मदर वाला दूसरा फादर वाला, पैटर्नल और मैटरनल। बट यहाँ पर देखिए एक सेल के अंदर या तो फादर वाला ही है या फिर मदर वाला ही है, लेकिन दोनों नहीं है, इसलिए हमने कहा हैप्लॉइड सेल, जिनके पास अभी भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो हमारे एस फेज में जाके रेप्लिकेट हुए थे। अब देखिए जो ये 2 सेल हमें मियोसिस 1 पर मिलते हैं, हैप्लॉइड सेल, अभी किसमें जाते हैं, अभी जाते हैं मियोसिस 2 में। अब ये भी मियोसिस 2 करेगा, ये भी मियोसिस 2 करेगा। मियोसिस 2 जब भी करेगा तो हमारे पास जो ये वाला सेल है, ये भी 2 सेल बनाएगा और ये भी हमारे पास 2 सेल बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जब इसने 2 सेल बनाए तो यहाँ पे इनकी जो सिस्टर क्रोमेटिड थी ये आपस में सेपरेट हो गए। तो मियोसिस 2 में कौन सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। यहाँ पे ये रेड वाला भी देखिए, इसने भी यहाँ पर भी क्या हुआ, 2 सेल बने और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर 1 था, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉटर सेल में यहाँ पर भी 1, सब में 1 1 है। तो यहाँ पर जो पेरेंट सेल थे और जो डॉटर सेल है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है। इसीलिए मियोसिस 2 को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, कि यहाँ पर डिवीजन होने के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। तो हमें यहाँ पे ये मियोसिस जब हमारा कंप्लीट होता है तो हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसके बारे में ही यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इस मियोसिस 1 के बारे में। कल ऐसे हमने आपका स्टार्ट कर ही दिया था मियोसिस 1 वाला, कि मियोसिस 1 के हमारे पास कुछ फेज होते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। आज जो हम करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, उसके बाद आप उन सारे डायग्राम्स को अपनी कॉपी पर नोट करोगे, ठीक है। सबसे पहले दोबारा हम एक बार यहाँ पे अपनी स्लाइड देख लेते हैं, जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मियोसिस है वो आपका 2 फेज में होता है, एक होता है मियोसिस 1 एंड सेकंड होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 की कौन कौन से फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के बारे में, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, देखिए जैसे देखिए हमारे पास सेल साइकिल चलता है, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सा फेज आता है, सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज और उसके बाद होती है मियोसिस 1, फिर होती है मियोसिस 2। लेकिन जो हमारे पास सेल की डिवीजन होती है, देखिए मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1 आया, मेटाफेज 1 आया, एनाफेज 1 आता है, टेलोफेज 1 आता है। ये सारे किसके स्टेप हैं, ये सारे स्टेप है कैरियोकाइनेसिस के, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है ना एस फेज में, वो यहाँ पर ओनली 1 ही टाइम होता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जब मियोसिस 1 हुई उससे पहले भी हमारा डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद दोबारा डुप्लीकेट करेगा और यहाँ फिर आपका इसके अंदर एंटर होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ओनली हमारे पास जो डुप्लीकेशन होगा, आप देखिए सेल का डिवीजन दो बार हो रहा है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद भी ये देखिए एक सेल गया, जब ये अपनी मियोसिस कंप्लीट करेगा तब भी ये साइटोकाइनेसिस करेगा, मतलब सेल डिवीजन कर रहा है। अब ये दोनों सेल मियोसिस 2 में जाएंगे तो ये भी क्या कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस कर रहे हैं। तो साइटोकाइनेसिस दो बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए का जो डुप्लीकेशन है ना वो ओनली 1 ही टाइम होता है ड्यूरिंग द एस फेज, मतलब डीएनए का अमाउंट ओनली 1 टाइम ही डबल होगा। प्लीज इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, एक चीज करते हैं, चलो एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं जितना भी हमने किया, और इसके बाद आगे मूव करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, जो मियोसिस है हमारा, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सिक्वेंशियल साइकिल, दो साइकिल चलते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है न्यूक्लियर डिवीजन और बाद में होता है सेल डिवीजन, कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। न्यूक्लियर डिवीजन भी 2 बार होगा, सेल का डिवीजन भी 2 टाइम होगा, लेकिन हमारे पास ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये ओनली सिंगल टाइम ही होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मियोसिस 1 जब होगी तो क्या होगा, पेरेंटल क्रोमोसोम हमारे क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट होंगे। कब होंगे, ड्यूरिंग द एस फेज। क्लियर है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद मियोसिस में क्या होगा, पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, बाद में रिकॉम्बिनेशन होगी और एट द एंड हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अब सबसे पहले बात करते हैं इस मियोसिस के प्रोफेज 1 के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोफेज 1 की, ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोफेज 1 है ये सबसे बड़ा फेज है। अगर हम बात करें ना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा लंबा टाइम लेता है और जो सबसे बड़ा फेज है वो हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 ही है। ध्यान रखना इसके बारे में। तो प्रोफेज जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का पहला फेज है। प्रोफेज 1 टिपिकली लॉन्गर होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। देखिए जो हमारे पास प्रोफेज 1 है ये एक हमारे पास माइटोसिस का प्रोफेज है। अब प्लीज रिलेट करते जाना, एक माइटोसिस आएगा प्रोफेज का और एक प्रोफेज आएगा मियोसिस 2 का। अब और एक प्रोफेज, ये प्रोफेज 2 होगा और एक आएगा प्रोफेज 1 जो आएगा मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है ये सबसे बड़ा फेज है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज है अगर हम उसका माइटोसिस से भी कंपैरिजन करते हैं और अगर हम उसका मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 से भी कंपैरिजन करते हैं। और ये क्या है, सबसे पहला फेज है। तो प्रोफेज क्या है, ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, टिपिकली लॉन्गर है, मोर कॉम्प्लेक्स है, किसके कंपैरिजन में, व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। अब इस प्रोफेज 1 के टोटल हमारे पास 5 फेज आते हैं। कितने फेज है टोटल, 5 फेज है और बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। अब वो फेज कौन कौन से हैं, प्लीज इसको अपनी कॉपी में अभी नोट कर लीजिए क्योंकि अभी हम इसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला फेज है लेप्टोटीन, सेकेंड फेज है जाइगोटीन, थर्ड फेज है पैकिटीन, फोर्थ फेज है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ फेज है डायाकाइनेसिस। और मैं आपको ये बता दूं ये सारे फेज आपको सीक्वेंस वाइज ही लर्न होनी चाहिए क्योंकि इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। एक इसका निमोनिक है, आप निमोनिक लर्न कर सकते हो, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकेटिन, दे दो से डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। 5 फेज है प्रोफेज 1 के। कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस।
अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमने जब आपका माइटोसिस का प्रोफेज किया था तो हमने वहां पे ऐसे फेज कुछ भी नहीं पढ़े थे, और अभी जब हम आगे आपका मियोसिस 2 करेंगे ना, वहां पर भी हमें ऐसे इसके कोई फेज नहीं पढ़ने वाले हैं। ओनली मियोसिस 1 में ही ये 5 स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब यहाँ पर प्रोफेज 1 में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ना, सबसे बड़ा इवेंट कि क्या चेंज आता है इसके अंदर, यहाँ पर जो इवेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर होना। क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे, किसमें होता है? उसके पैकेटिन वाली स्टेज में। अब बात करते हैं कि इस क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है। तो आज हम जो इस दुनिया को देखते हैं, आप जितने भी ह्यूमन बीइंग देखते हो, आप खुद को देखते हो, अपना कंपैरिजन अपने भाई बहनों से करते हो, हम अपना कंपैरिजन अपने पेरेंट्स से करते हैं, तो सारे के सारे हम डिफरेंट है ना देखने में। कोई भी 2 पर्सन ट्विंस के अलावा, ट्विंस को छोड़कर, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे हम डिफरेंट एक दूसरे को देखने के लिए, सारे एक दूसरे, हम हमारे अंदर जो वो डिफरेंसेस हैं, ये प्रोफेज 1 में जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इसकी वजह से होता है। अगर प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता ना, तो आज हम सारे के सारे इंसान एक जैसे नजर आते, हम में कभी कोई डिफरेंस होता ही नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक हमारे पास क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक इवेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। क्या होता है इसके बारे में बात अभी जरूर करेंगे, लेकिन जस्ट अभी आप इतना सा नोट कर लो कि प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। और आज यही वजह है कि हम सारे के सारे इंसान क्या है, डिफरेंट है देखने के लिए। कोई भी 2 इंसान सेम नहीं है एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो वो किस वजह से है? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, जो प्रोफेज 1 में कहां पर होता है? पैकेटिन स्टेज में होता है। अगर आपने ये सारी चीजें नोट कर ली है तो एक बार अब मैं आपको इन सारी चीजें के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, वन बाय वन, कि लेप्टोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में क्या होता है, पैकेटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में क्या होता है, डायाकाइनेसिस में क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि नॉर्मली नॉर्मली प्रोफेज 1 में, नॉर्मली प्रोफेज में होता क्या क्या है। माइटोसिस का प्रोफेज सारे बच्चे करके आए हैं, अभी भी हमने पढ़ा है। तो आप मुझे बताओ, जब भी किसी सेल में प्रोफेज वाली स्टेज चलती है तो उस टाइम पे क्या कौन कौन से इवेंट होते हैं, बताइए क्या क्या होता है प्रोफेज के अंदर, सिंपल प्रोफेज के अंदर। सारे बच्चे आंसर करेंगे। ऑर्गेनली स्टार्ट टू डिसअपियर, हाँ जी वेरी गुड। इसके अलावा प्लीज हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, मुझे बताइए सिंपल प्रोफेज में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। हाँ वेरी गुड, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। हमारे पास ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी क्या हो जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन हो जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ पे अब समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे अभी कुछ डायग्राम्स बनाऊंगी, उसके बाद वो डायग्राम आपको भी बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल, हाँ जी वेरी गुड। सेंट्रियोल बिगिन टू मूव एट द एंड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेंट्रियोल कहाँ पे? आपका एंड पे, मतलब आपका पोल पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बनाऊंगी, अभी आप उसको देखना और उसके बाद ही आप उसको नोट करना, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो आपका G1 फेज था, देखिए G1 फेज में क्या हो रहा है। अब प्लीज G1 से स्टार्ट करेंगे, प्रोफेज 1 तक जाएंगे, और फिर आपका स्टार्ट करेंगे लेप्टोटीन से। G1 में क्या थे हमारे पास? अभी हम यहाँ पे ओनली 2 ही क्रोमोसोम ले रहे हैं पर सेल।
ये मेरे पास ये ब्लैक वाला मान लेते हैं पी है, मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम है, और ये जो रेड वाला है ये हमारे पास मैटरनल क्रोमोसोम है। कौन से वाले फेज में है? G1 फेज में है। और ये दोनों कैसे क्रोमोसोम्स है हमारे पास? दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। ओनली HC लिख रही हूँ G1 फेज में। अब प्लीज यहाँ पे अभी हम ओनली 2 क्रोमोसोम से यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोई जितने मर्जी आप क्रोमोसोम काउंट कर लो, आप यहाँ पे 3-4 जितने मर्जी ले सकते हो। अब जैसे ही हमारा सेल आपका एस फेज में जाएगा, अब एस फेज में क्या होगा हमारे पास? जो ये पैटर्नल वाला है डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट कर गया हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम। यहां पर क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड थी, क्रोमोसोम का अमाउंट कितना था? 2 था। डीएनए का अमाउंट भी कितना है? 2 है। लेकिन देखिए जब हमारे पास G1 फेज है और ये हमारे पास S फेज है, अब यहाँ पे पैटर्नल वाले ने भी अपनी कॉपी बना ली और मैटरनल वाले ने भी कॉपी बना ली। अब यहाँ पे देखिए ये रेड वाला है मैटरनल क्रोमोसोम, लेकिन अभी भी ये क्रोमोसोम कैसे है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब हमारे पास ये जो आपकी ये रेड वाली आर्म्स है, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये ब्लैक वाली भी कैसी है? आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। बट हमारे पास ये ब्लैक वाली और ये रेड वाली ये कैसी है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बट क्रोमोसोम कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। किस फेज में? एस फेज में। अब इसके बाद समझना, अब ये एस फेज वाला क्रोमोसोम कहां पे जाएगा? अब ये जा रहा है मियोसिस में। और मियोसिस का भी कौन सा वाला फेज आता है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में भी कौन सा होता है हमारे पास? प्रोफेज 1 होता है। प्रोफेज 1 का भी सबसे पहला फेज कौन सा है? अभी सबसे पहले जाएगा हमारे पास लेप्टोटीन में। देखिए लेप्टोटीन में क्या होता है, जैसे अभी अभी आपने बताया कि हमारे पास जो आपका प्रोफेज होता है, सबसे पहले चीज आपने क्या बताई? जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअली जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं, आपको पता है ऐसे होते नहीं है, इस तरीके से होते हैं, ये धागे की तरह होते हैं हमारे पास। ऐसे होते हैं ना क्रोमोसोम्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, धागों की तरह होते हैं। G1 में और S में आपके कंडेंस फॉर्म में नहीं होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेप्टोटीन में क्या होगा हमारे पास? जब ये लेप्टोटीन वाली स्टेज आएगी तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ नहीं होगा, इसकी तरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो हमारे ये जो क्रोमोसोम होंगे, वेट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अब प्लीज इसको समझना, ये हमारे पास पैटर्नल था, कौन सा वाला? ये रेड वाला। और ये रेड वाला मैटरनल है, और सॉरी ब्लैक वाला पैटर्नल है। अब हमारे पास ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे। मान लेते हैं इसको मैं ये मैटरनल वाला बना रही हूँ, काफी ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। डीएनए है ना इसके ऊपर जो मैं बना रही हूँ, ये हमारे पास है मैटरनल क्रोमोसोम। लेकिन हमारे पास ये जो पैटर्नल वाला होगा ना, इसका भी सेम वही होगा। ये भी आपका काफी ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। और कुछ नहीं होता लेप्टोटीन में, बस जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना हमारे पास, अब प्लीज समझना, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और बाहर अभी भी क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। सॉरी यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, और ये बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सीरियसली सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। सारी चीजें अभी भी वैसी की वैसी है, बस लेप्टोटीन में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम जो मेरे पहले से धागों की तरह थे वो आपके और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे। किसमें? इन द लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है? लेप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटिन स्टेज। अब देखिए जाइगोटिन में क्या होगा, उसको ध्यान से समझना है यहाँ पे मेरी बातों को। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे नया क्रिएट करती हूँ, वेट।
अब देखिए लेप्टोटिन के बाद कौन सी स्टेज आती है? लेप्टोटिन के बाद हमारे पास आती है जाइगोटिन स्टेज। ठीक है, अब कौन सी आएगी? जाइगोटिन स्टेज आएगी। अब देखिए इस जाइगोटिन में क्या क्या होता है? जाइगोटिन में सबसे पहले जो हमारे पास इवेंट आता है वो क्या आता है? जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? आपका पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें पेयरिंग हो जाती है। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। इसी पेयरिंग को कहते हैं साइनेप्सिस। और इस पेयरिंग के लिए, साइनेप्सिस के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसका फॉर्मेशन होता है। और हमारे पास हाँ ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दोबारा एक सेल बनाती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पैकेटिन वाली स्टेज हमें पहले दिखानी पड़ेगी। पैकेटिन में हमारे पास क्या था? अगर हम बात करें, हमारे पास एक में हमने यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम दिखाया था, ये वाला, और एक हमारे पास था मैटरनल वाला। एक था मैटरनल क्रोमोसोम, ये ब्लैक वाला पैटर्नल है और ये वाला मैटरनल है। लेप्टोटिन में हमारे पास ये वाली स्टेज थी। अब देखिए जाइगोटिन में क्या हुआ, ये जो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस ही है ना ये आपस में तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनके बीच में हो जाता है पेयरिंग। अब देखिए पेयरिंग कैसे होती है यहाँ पे, जो हमारे पास ये रेड वाला और ये रेड वाला और जो हमारे पास ये ब्लैक वाला है, इनके बीच में मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये जो आर्म्स होती है ना इनके बीच में क्या पे कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जिसकी वजह से ये जो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में क्या हो चुके हैं? काफी ज्यादा क्लोज में आ गए हैं। इनके बीच में देख रहे हो पेयरिंग हो गई है, और ये पेयरिंग करवाने वाला कौन है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। और इसी प्रोसेस को जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, इसी को कहते हैं साइनेप्सिस। तो देखिए लेप्टोटिन में क्या हुआ था? ओनली कंडेंसेशन हुआ था। जाइगोटिन में क्या हुआ? जाइगोटिन स्टेज में साइनेप्सिस हुआ, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई। और पेयरिंग करवाने वाला कौन है? एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कब हुआ? इन द जाइगोटिन स्टेज। अभी सेकेंड स्टेज थी जाइगोटिन। जाइगोटिन के बाद थर्ड स्टेज कौन सी आती है? थर्ड स्टेज हमारे पास आती है आपकी पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन आती है इसके बाद। लता जरा, लेप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, नेक्स्ट स्टेज आ रही है पैकेटिन। अब देखिए पैकेटिन में क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेटिन में होती है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या बनते हैं हमारे पास? रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। इसे हम रिकॉम्बिनेशन